कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग सोशल फार्मेसी का चैप्टर नंबर 1 और उसका लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू सोशल फार्मेसी, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं डेफिनेशन सोशल फार्मेसी की, स्कोप के बारे में समझेंगे, सोशल फार्मेसी एज ए डिसिप्लिन यानी कि एज ए सब्जेक्ट, इसका स्कोप इन इंप्रूविंग द पब्लिक हेल्थ को क्या कहते हैं, इंप्रूव करने के लिए इसका क्या स्कोप है, एंड रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ, और फार्मासिस्ट का एक पब्लिक हेल्थ में क्या रोल हो सकता है। तो आओ स्टार्ट करें। बहुत सिंपल सी बातें हैं, बेसिक सी बातें हैं, ठीक है। कुछ भी चीज यहां पर क्या है, टफ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे तो चीजें बड़े आराम से हो जाएंगी। सोसाइटी की अच्छाई के बारे में सोचो, मेडिसिन को लेते हुए होगी सोशल फार्मेसी, ठीक है। तो देखो सोशियोलॉजी पर तो समझेंगे सोशियोलॉजी क्या होती है। सोशियोलॉजी रेफर टू बिहेवियर फॉर्म ऑफ सोशल एक्शन, हम लोग समाज में हमारा एक्शन कैसा होता है, ठीक है ना, दैट इज सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी इज स्टडी ऑफ सोशल लाइफ, सोशल चेंज, हम लोग कैसे जिंदगी जी रहे हैं, क्या बदलाव आते हैं हमारी जिंदगी में, एंड द सोशल कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है ना। सोशल कॉज और कॉन्सिक्वेंस, ह्यूमन बिहेवियर के जो परिणाम, ह्यूमन बिहेवियर के जो परिणाम होते हैं जिसकी वजह से सोशल कॉज जो समाज पे उसको असर पड़ते हैं, वो सब स्टडी करते हैं हम लोग यहाँ पर। एक्शन ऑफ ह्यूमन दैट इन्फ्लुएंस द सोसाइटी, इंसान का कोई ऐसा एक्शन जो सोसाइटी के ऊपर असर डाले, तो वो सब चीजें समाज को लेकर आ जाती है, तो दैट इज कॉल्ड सोशियोलॉजी। अब सोशल फार्मेसी, जब समाज हमको समझ में आ गया तो फार्मेसी को समाज से जोड़ दें अगर हम लोग, तो क्या हो जाएगा देखो। तो कह रहा है सोशल फार्मेसी डिफाइंड एज द साइंस, ये एक ऐसी साइंस है विच डील्स विद द सोशल एस्पेक्ट ऑफ द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। एक फार्मेसी, एक दवाइयां, ठीक है ना, फार्मेसी क्या होती है, जहां दवाइयां दी जाती हैं और वहां पे जो इंसान बैठा हुआ है एज अ फार्मासिस्ट, उसकी समाज के प्रति क्या जिम्मेदारी बन जाती है, ठीक है ना। एक फार्मेसी जो कि एक सिस्टम है, उसकी सोशल समाज के लिए क्या उसके पहलू हैं, किस तरह से देखा जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग क्या कर दिया, फार्मेसी का साइंस को अप्लाई करवा दिया सोसाइटी पर, ठीक है ना। तो बन गई हमारी क्या, सोशल फार्मेसी। इट इज डिफाइंड एज अ डिसिप्लिन दैट डील्स विद द मेडिसिन रोल, है ना। अब एग्जैक्ट भाषा में बात करें तो ये एक डिसिप्लिन है जो डील करती है दवाइयों के रोल बाय कंसीडरिंग द सोशल, साइंटिफिक एंड ह्यूमनिस्टिक परसेप्शन। दवाइयों का रोल क्या होगा एक समाज के ऊपर अगर हम देखें, ठीक है, क्या कंसीडर करना हमें, समाज, साइंटिफिक चीजें और ह्यूमनिस्टिक, मानवता को देखते हुए एक दवाइयों का क्या रोल है एक समाज के ऊपर, वही सब बातें होने वाली है यहाँ पर, ठीक है ना। डिफाइन एज अ डिसिप्लिन दैट डील्स विद द मेडिसिन रोल, दवाइयों का रोल क्या है, ठीक है ना, या साइंस डील्स विद द सोशल एस्पेक्ट, सामाजिक पहलू क्या होंगे ऑफ द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, फार्मेसी के सामाजिक पहलू क्या होंगे, ठीक है। तो ये डेफिनेशन होगी। स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी, तो स्कोप पता ही है क्या होता है। स्कोप का मतलब वो चीज यानी कि सोशल फार्मेसी जहां पर काम करेगी, कहीं पे लागू होती हो, या सोशल फार्मेसी किसी को कंट्रोल कर रही है, ठीक है ना। यानी कि जहां कहीं पे सोशल फार्मेसी लागू हो जाती है वह उसके स्कोप के अंदर आ जाएगा। जैसे कि एडिक्वेट यूज ऑफ मेडिसिन, सोशल फार्मेसी सामाजिक तौर पर बताया जाएगा कि इंसान को कि कौन सी दवाइयां कैसे ली जानी है और कौन सी दवाइयों को साइड इफेक्ट होंगे वगैरह वगैरह। प्रोवाइड एवोल्यूशन एंड सिलेक्शन ऑफ ड्रग्स और मेडिसिन, ठीक है ना। समाज को देखते हुए हमें दवाइयों का एवोल्यूशन करना है और ड्रग्स और मेडिसिन को सिलेक्ट करना है कि कौन सी दवाइयां ज्यादा बेटर है समाज के लिए। इट प्रोवाइड कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट और थेरेपी, भाई क्योंकि समाज में हर कोई इंसान अमीर तो है नहीं, कुछ लोग गरीब भी हैं, तो हमको क्या देखना पड़ता है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, सस्ती दवाइयां अवेलेबल हो हर किसी के लिए। इट आइडेंटिफाइज द बिहेवियर एंड साइकोलॉजी ऑफ पेशेंट, पेशेंट का बिहेवियर क्या है, उसकी साइकोलॉजी क्या है, यहां पर उसको भी समझा जाता है। इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स, ऑब्वियसली बात है ड्रग की इंफॉर्मेशन देना ही देना है। सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन, सेफ्टी का भी ध्यान रखना है, ठीक है। इट प्रोवाइड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फॉर मेडिकल प्रोफेशनल्स, जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनको एजुकेट करना है, ट्रेन करना है, किसके रेस्पेक्ट में, किसके एस्पेक्ट में, सोशल समाज के रेस्पेक्ट में। इट क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द नॉलेज एंड यूज ऑफ मेडिसिन, ये जो है हमारे पास क्या स्कोप है सोशल फार्मेसी का, ये सामाजिक तौर पे अवेयरनेस फैलाता है, क्या नॉलेज फैलाता है मेडिसिन के बारे में। जैसे कि छोटी सी बात करें अगर हम लोग कि जो कई सारी दवाइयां होती हैं, जैसे कि हमारे दो फैमिली प्लानिंग इस टाइप से चीजें आई थी, गर्भ निरोधक गोलियां आई थी, ये सब क्या था, प्रचार हो रहा था ये, है ना। जब
पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। तो ये सब किसके अंदर आ जाती हैं, सोशल फार्मेसी कैटेगरी के अंदर चीजें आ जाती हैं। बात समझ में आ रही है। नाउ सोशल फार्मेसी एज ए डिसिप्लिन, यानी कि सोशल फार्मेसी एज ए ब्रांच ऑफ नॉलेज और सब्जेक्ट के तौर पर अगर इसे हम देखें या नॉलेज के बेस पे से हम समझें, इन द बिगनिंग, शुरुआत की बात करें तो सोशल फार्मेसी रिलेटेड टू सोशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। यहां केवल यह समझा जाता था सामाजिक तौर पे जो दवाइयां वितरण की जा रही हैं, बांटी जा रही हैं, वही है सोशल फार्मेसी, ठीक है। एंड फार्माको एपिडेमियोलॉजी, दो पहलू होते थे शुरुआत में इसके, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन और फार्माको एपिडेमियोलॉजी, है ना, यानी कि द स्टडी ऑफ द यूटिलाइजेशन एंड इफेक्ट ऑफ ड्रग इन द large number of people to see the probability of beneficial effect of a drug in a population and the probability of adverse effect। दो चीजें थी शुरुआत में सोशल फार्मेसी के अंदर, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन और ड्रग का इफेक्ट देखना कि वो फायदेमंद है, नुकसानदायक है एक किसी बड़ी सी पॉपुलेशन के अंदर, समाज के अंदर। क्लियर है। सोशल फार्मेसी कंसिस्ट ऑफ ऑल सोशल फैक्टर, यहां सारे सोशल फैक्टर कंसिडर किया जाता है दैट इन्फ्लुएंस मेडिसिन यूज सच एज, मेडिसिन के यूज में जो भी चीज समाज में मतलब मेडिसिन के इस्तेमाल को लेकर जो भी चीज समाज में है वो सारी चीजें यहां पर कंसिडर की जाती हैं। जैसे कि मेडिसिन एंड हेल्थ रिलेटेड बिलीफ, मान्यताएं। लोग कहते हैं ना कि जैसे कि पहले शुरुआत में काफी सुना होगा, लोग पोलियो की दवा नहीं पिलाते थे गांव में, कहते थे नहीं ये नहीं, ये मतलब एक अंधविश्वास सा फैला हुआ था कि पोलियो की दवा नहीं पिलाएंगे, ठीक है ना। दवाइयों को लेकर कुछ एटीट्यूड होता है, कुछ लोग कहते हैं हम तो दवाइयां खाएंगे, ताकत मिलती है हमें, ठीक है। एथिक्स क्या इस्तेमाल कर रहे हैं कि ऐसे बेवजह खा रहे कि क्या कर रहे हैं। दवाइयों को लेकर बिहेवियर क्या, कुछ लोग कहते हैं अरे यार एक खा लो ठीक हो जाएगा, एक कहता है नहीं पूरा कोर्स करेंगे भैया हम तो, तब डॉक्टर ने जैसा कहा है। एक कहता है अरे 2 खुराक में सही होगा, तीसरी खुराक नहीं खाएंगे हम। क्या बिहेवियर है, रेगुलेशंस, पॉलिसीज क्या आ रही हैं दवाइयों को लेकर के सामाजिक तौर पे। तो ये सारी चीजें हमारे सोच में सब कुछ सामाजिक तौर पे जोड़ दिया गया है ना। तो अब देखो कितना मतलब चीज है। अब तुम लोग को खूब पता ही वाली बात है कि कुछ लोग क्या बोलते हैं कि खुराक दे दी डॉक्टर ने, 3 दिन की, 4 दिन की, 2 दिन में ठीक हो गया इंसान, फिर खा ही नहीं रहा, फेंक दी दवाई उसने। एक इंसान है डॉक्टर ने कहा 5 दिन, 2 दिन में ठीक हो गया, उसके बाद भी खा रहा है उसको। ये क्या है हमारा बिहेवियर, ये तो पता ही आपको इस तरह होता है। तो ये सारी चीजें जोड़ी गई हैं यहाँ पर, ठीक है, कहीं ना कहीं सब्जेक्ट के तौर पे आ गया ये। सोशल फार्मेसी रिफ्लेक्ट अ ब्रॉड रिकॉग्निशन दैट, ये एक बहुत बड़ा ब्रॉड एक तरह से पहचान है इसकी। फार्मेसी नॉट ओनली सप्लाइंग, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, केवल इसका काम सप्लाई ऑफ मेडिसिन नहीं है, एडवाइस टू पब्लिक बट आल्सो मेंटेन, ठीक है ना। क्या कह रहा है ये, इसका एक बहुत बड़ा टर्म ब्रॉड रिकॉग्निशन है दैट फार्मेसी नॉट ओनली सप्लाइंग मेडिसिन, एडवाइस टू पब्लिक, है ना, सप्लाई करना, एडवाइस करना ही नहीं, बट मेंटेन सोशल रिलेशनशिप विद पब्लिक टू प्रिवेंट डिके एंड एनार्की इन सोसाइटी, ठीक है। दवाइयों देखो डिके मतलब होता है कोई चीज खत्म हो जाना, और एनार्की मतलब अराजकता फैल जाना, एक अफरा तफरी से मच जाना। कहीं ना कहीं सोशल फार्मासिस्ट जो है वो एक मेंटेन किया हुआ है रिलेशनशिप बिटवीन पब्लिक एंड, एक तरह से कह लो कि एक तरफ ऐसा समझ लो, एक तरफ दवाइयां हैं, एक तरफ पब्लिक है, पब्लिक अनजान है इन दवाइयों से, बीच में हम फार्मासिस्ट हैं, वो समझाता रहता है कि ये दवाई ऐसी है, ये दवाई ऐसी है, इसका इस्तेमाल मत करो, ये दवाई मत लो। तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में लिंकअप बना हुआ है ये। अगर ये लिंकअप बीच में हटा दिया जाए, हमें को ज्ञान ना हो, तो पता चला बस फिर तो आदमी क्या है, कई बार आदमी सुनी सुनाई बातें आता है, फिर आगे फार्मेसी से सलाह लेता है, फिर आगे कोई दवाइयों को ले रहा है। तो कहीं ना कहीं एक लिंक मेंटेन करता है ये, ठीक है ना, बट आल्सो मेंटेन है सोशल रिलेशनशिप, एक सोशल रिलेशनशिप मेंटेन करता है किसके साथ, पब्लिक के साथ, ताकि डिके और एनार्की ना हो जाए सोसाइटी में, है ना, सोसाइटी में बर्बादी सी ना फैल जाए। आगे आते हैं। नाउ इट इन्वॉल्व मोर देन मैपिंग ड्रग यूज इन द पॉपुलेशन, ठीक है ना। अब यहां पर ड्रग मैपिंग से इन्वॉल्व मोर देन मैपिंग ड्रग यूज इन द पॉपुलेशन। अब इसके अंदर इन्वॉल्व है मैपिंग ऑफ ड्रग से ज्यादा। मैपिंग ऑफ ड्रग क्या होता है, जो मैपिंग ऑफ ड्रग है, देखो समझो क्या बातें हैं। ड्रग मैपिंग या डिजीज और ड्रग मैपिंग इज द प्रोसेस टू मैप ऑल नोन डिजीज जीन्स। मैप करने का मतलब सारी जीन्स को पहचान लेना, कौन कौन से जीन्स बीमारी पैदा करने वाले हैं, एंड ऑल नोन ड्रग्स टारगेट अगेंस्ट, ठीक है ना, और वो सारे ड्रग्स जो उसके खिलाफ काम करेंगे। ऑल KEGG, कोएटो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जीन्स एंड जीनोम्स, ठीक है ना, एक नाम है, पाथवे मैप, ठीक है। ये एक तरीका है जिससे हम लोग क्या करते हैं, ड्रग की मैपिंग करते हैं। दिस इज साइट मैपिंग रिजल्ट ऑफ द, दिस इज द मैपिंग रिजल्ट ऑफ द अल्जीमर्स डिजीज पाथवे मैप विच रिवील्स रिलेशनशिप विद द अदर न्यूरोलॉजी डिजेनरेटिव डिजीज। यानी कि इस मैपिंग की हेल्प से ही हम लोगों ने क्या कर पाया था, अल्जीमर डिजीज और जो दूसरी न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज थी उनके बारे में
कोरिलेट कर पाया था, उनकी मैपिंग कर पाए थे, पता कर पाया था और फिर ट्रीटमेंट को इजाद कर पाया था। तो कहीं ना कहीं मैपिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहां पर एक लाइन आ गई है, नाउ इट इन्वॉल्व मोर देन मैपिंग ड्रग यूज इन द पॉपुलेशन। ये एक ड्रग मैपिंग से भी ज्यादा बड़ी चीज है क्या, सोशल फार्मेसी, ठीक है ना। केवल इसीलिए नहीं है, तो मैपिंग ऑफ ड्रग को मैंने समझाने की कोशिश की है, ये अगर याद ना हो तो छोड़ देना। ड्रग मैपिंग क्या होता है मैंने समझाने की कोशिश की है। ड्रग मैपिंग कुछ नहीं है, हम पता लगाते हैं कौन कौन से जीन्स डिजीज पैदा कर सकते हैं और उनके खिलाफ कौन कौन सी दवाइयां काम करेंगी, इतने बात ध्यान रख लेना केवल बस, ठीक है। अल्जीमर डिजीज का जो पाथवे था वो भी हमने इसी से पता लगाया था कि किस तरीके से ये बीमारी फैलती है और कौन सी दवाइयां इसमें एक्ट करेंगी। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड द डिसिप्लिन इन्वॉल्व इन फार्मास्यूटिकल एजुकेशन। फार्मास्यूटिकल तो पता ही चल गया क्या होता है। अब इसमें ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो देखो हम लोग बायोस्फीयर सबसे ऊपर आता है, एटम, मॉलिक्यूल, सेल, ऑर्गन, पर्सन, इंसान आ गया, ग्रुप आ गया, फैमिली आ गया, फिर कम्युनिटी है, फिर कल्चर है, नेशन है, फिर बायोस्फीयर है। ऑर्गन लेवल तक की बात करें अगर तो यहाँ पे केमिस्ट्री और बायोलॉजी चलती है, इसी को हम नेचुरल साइंस कहते हैं, ठीक है। फिर ऑर्गन से लेकर के फैमिली तक आ जाए तो क्लिनिकल फार्मेसी, ऑर्गन के ऊपर ट्रीट होता है, पर्सन के ऊपर, फैमिली के ऊपर, ठीक है ना। फिर यहां से लेकर के पर्सन से लेकर के बायोस्फीयर तक आ जाए तो कौन है, सोशल फार्मेसी। और अगर पर्सन से लेकर के बायोस्फीयर तक आ जाए तो सोशल फार्मेसी, इसके अंदर क्या आता है, ह्यूमनिस्टिक एंड सोशल साइंस, यानी कि मानवतावाद और सामाजिक विज्ञान, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो सोशल फार्मेसी है कहीं ना कहीं समाज से जुड़ा हुआ है, तो ये बता रखा है कि इस तरीके से ये हम लोगों का स्ट्रक्चर है, तो कहां पर कौन सी साइंस लग रही है इस चीज को शो करने की कोशिश की हुई है, यानी कि एक डिसिप्लिन है, सब्जेक्ट की तरह हम लोग इसको स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो कुछ खास नहीं था यहाँ पर, फार्मेसी एज ए डिसिप्लिन है ना, सोशल फार्मेसी एज ए ब्रांच ऑफ नॉलेज, या उसमें क्या क्या बातें हैं, सब जनरल बातें हैं, समाज को देखते हुए बातें हमें याद कर लेनी है और सब चीजें क्या है, कॉमन सी है। स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी इन इंप्रूविंग पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए क्या इसका रोल है, तो सोशल फार्मेसी एज ए डिसिप्लिन कंसर्न विद द बिहेवियरल साइंस। बिहेवियरल ये मेन किस पे फोकस करता है, इंसान के बिहेवियर पे फोकस करता है। रिलेटेड टू यूज ऑफ मेडिसिन बाय कंज्यूमर एज वेल एज हेल्थ केयर प्रोफेशनल, यानी कि यहां पे दो बातें होंगी कि पेशेंट का बिहेवियर और दवा देने वाले यानी कि डॉक्टर का बिहेवियर क्या है, ठीक है ना, मेडिसिन को लेकर के, ठीक है। तो स्कोप यानी कि यहां पर कौन काम करेगा, फार्मासिस्ट काम करेगा एक तरह से, यानी कि सोशल फार्मेसी हमको समाज को देख करके सारी चीजें करनी है। अलॉन्ग विद बिहेवियरल एंड फिजियोलॉजी पर्सपेक्टिव, यानी कि दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव मतलब दृष्टिकोण, यानी कि अगर हम बिहेवियर और फिजियोलॉजी, हमारा जो आदतें हैं और जो हमारे शरीर के अंदर जो काम चल रहा है, किडनी, लिवर और इन सब का, इनके दृष्टिकोण से देखें, रिलेटेड टू फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल एडमिनिस्ट्रेशन एरिया लाइक फार्मेसी मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग आल्सो ए कंपोनेंट ऑफ सोशल फार्मेसी। अगर हम बिहेवियर और फिजियोलॉजी को देखें तो देखें उसके दृष्टिकोण से तो, और रिलेट करें उसे फार्मेसी से, तो फार्मास्यूटिकल एडमिनिस्ट्रेशन एरिया लाइक, तो यानी कि फार्मेसी मैनेजमेंट और मार्केटिंग, ये दोनों भी कहीं ना कहीं सोशल फार्मेसी से जुड़े हुए हैं। किसको देखें, बिहेवियर को और फिजियोलॉजी को। तो जो मार्केटिंग है और फार्मेसी मैनेजमेंट है, ये दोनों भी किससे जुड़े हुए हैं, सोशल फार्मेसी से जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं जो मार्केटिंग हो रही है, किस चीज की मार्केटिंग हो रही है, कौन सी दवाओं की मार्केटिंग हो रही है, समाज के उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, है ना, आजकल अंधाधुंध मार्केटिंग हो रही है, तो वो भी जुड़ के आकर के। द एक्सेप्टेंस ऑफ इनोवेटिव पेशेंट ओरिएंटेड रोल्स, है ना, ऐसे काम जो कि पेशेंट के इर्द गिर्द रहे हमेशा, फॉर फार्मेसी, पेशेंट ओरिएंटेड रोल फॉर फार्मेसी लाइक मेडिकेशन एडहेरेंस। अब मेडिकेशन एडहेरेंस मतलब क्या होता है, डॉक्टर ने कहा दिन में 3 बार दवा खानी है, कुछ लोग तो दिन में 3 का 3 बार खा लेते हैं, कुछ लोग दिन में 2 ही बार खा पा रहे हैं, किसी वजह से बिजी हैं। तो जो एडहेरेंस होता है मतलब कितना वो अपनी दवाई के लिए सचेत है, या यूं कह ले कितने अपनी दवाई को रेगुलर वे में खा रहा है। जितना रेगुलर खाएगा उतना एडहेर रहेगा। एडहेर मतलब होता है, एडहेर की हिंदी होती है चिपकना, और जितना रेगुलर नहीं लेगा उसका नॉन एडहेरेंस हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेडिकेशन एडहेरेंस, काउंसलिंग, होम मेडिसिन रिव्यू, फोकस ऑन पेशेंट सेंटर रोल। तो क्या कह रहा है, द एक्सेप्टेंस ऑफ इनोवेटिव पेशेंट ओरिएंटेड रोल। अब आजकल क्या हो गया है, सारा काम पेशेंट, मतलब हमको मेन फोकस किसको रखना है, पेशेंट को देखते हुए अपने सारे काम करने होते हैं एक फार्मासिस्ट को। तो पेशेंट ओरिएंटेड रोल्स फॉर फार्मेसी लाइक मेडिकेशन एडहेरेंस, काउंसलिंग करनी है उसकी, ठीक है। मेडिकेशन हम चाहते हैं कि वो मेडिसिन जैसे दवाइयां दी है वैसा ही खाता रहे। होम मेडिसिन रिव्यू, ठीक है ना। फोकस ऑन पेशेंट सेंटर्ड रोल, ये सब चीजें कहां फोकस कर रही हैं, पेशेंट के ऊपर फोकस कर रही है। तो ये सब चीजें भी कहीं ना कहीं कहां से जुड़ी हुई हैं,
हमारे पास पेशेंट के हेल्थ से जुड़ी हुई हैं, तो इंप्रूविंग पब्लिक हेल्थ, तो कहीं ना कहीं पब्लिक की हेल्थ से ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन सोशल फार्मेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लिंक द क्लिनिकल एंड फंडामेंटल नॉलेज टॉट टू द फार्मासिस्ट। तो क्या कह रहा है, जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है सोशल फार्मेसी में, सोशल फार्मेसी के अंदर जो एक सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, उसके अंदर जो कंटेंट मौजूद है, जो इंफॉर्मेशन मौजूद है, वो बहुत जरूरी है कि लिंक करे क्लिनिकल एंड फंडामेंटल नॉलेज, जो बेसिक नॉलेज है और क्लिनिकल नॉलेज है, उन दोनों को लिंक करके टॉट टू द फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट को वो पढ़ाया जाता है, जिससे कि क्या हो, एक पेशेंट का क्या हो, भला हो, उसको बेस्ट मिल सके, सबसे अच्छी चीज मिल सके, जिससे कि वो जल्दी से ठीक हो सके। अ फार्मासिस्ट इज सर्टिफाइड टू इनकॉर्पोरेट हिज हर नॉलेज एंड सोशल कम्युनिकेशन स्किल फॉर इंप्रूविंग पेशेंट। फार्मासिस्ट क्या करता है, अपना जो नॉलेज होता है, ठीक है, अपनी नॉलेज को और सोशल कम्युनिकेशन, जो वार्तालाप है एक पेशेंट के साथ कैसे करना है, इन दोनों को मिक्सअप करता है, जिससे कि पेशेंट की हेल्थ क्या होती है, और भी ज्यादा इंप्रूव होती है। एक छोटा सा उदाहरण लें, अगर यहाँ पे आप एक पेशेंट से प्यार से बात कर रहे हैं, आप एक पेशेंट से रूडली बात कर रहे हैं, एकदम हाँ हम सब मतलब क्या है, खाओ, खाते नहीं हो, ये हो, डांट रहे हो, और एक पेशेंट को बड़े प्यार से समझाते हुए बात कर रहे हो, तो दोनों में फर्क पड़ता है। दैट इज योर कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है ना। तो इंप्रूविंग पेशेंट बिहेवियर, अगर आप इन दोनों चीजों को मिक्सअप करते हैं, अपने कम्युनिकेशन स्किल को और अपनी नॉलेज को, तो पेशेंट का बिहेवियर, ट्रीटमेंट के आउटकम्स और डिजीज मैनेजमेंट करने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। तो फिर से अगेन क्या हो जाएगा, हमारी हेडिंग के हिसाब से पब्लिक हेल्थ इंप्रूव करेगी, ठीक है। अब आ जाते हैं रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ। इसमें तो अंधाधुंध जो लिख पाओ। दे प्रोवाइड पॉपुलेशन बेस्ड केयर, है ना, केयर करते हैं। दे कंडक्ट डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम, जो डिजीज को प्रिवेंट करने वाले प्रोग्राम होते हैं और कंट्रोल करने वाले प्रोग्राम होते हैं इन देयर इंस्टीट्यूशंस एंड कम्युनिटी। जो है ना, कहीं पे देखना, जब बड़े मतलब होते हैं, क्या कहते हैं, प्रोग्राम चलते हैं गांव में, दवाइयां बांटी जाती है, तो वहाँ फार्मासिस्ट ही होते हैं। दे डेवलप हेल्थ एजुकेशन एंड प्रोग्राम विद इन देयर इंस्टीट्यूशंस। ये हेल्थ एजुकेशन और प्रोग्राम को क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं। कंसर्न विद द नीड्स ऑफ पेशेंट, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, कम्युनिटी लीडर्स एंड द पब्लिक। यानी कि पेशेंट को देखते हुए, हेल्थ केयर प्रोफेशनल उनको देखते हुए ये क्या करते रहते हैं, अपने हेल्थ केयर एजुकेशन और प्रोग्राम चलाते रहते हैं। दे कोलैबोरेट विद स्टेट एंड लोकल अथॉरिटी टू एड्रेस द लोकल एंड रीजनल हेल्थ केयर नीड्स। सामाजिक तौर पे क्या जरूरतें हैं, क्या क्या चीजें चाहिए, क्या बीमारियां हैं, ये आपस में क्या लिंकअप करते रहते हैं स्टेट और लोकल अथॉरिटी के बीच में। दे इन्वॉल्व इन पॉपुलेशन बेस्ड रिसर्च। पॉपुलेशन बेस्ड रिसर्च, क्या बीमारियां फैली हुई हैं, कौन कितना बीमार है, कौन दवाइयों को लेकर क्या सोच रहा है, कैसी दवाइयां हैं बहुत ज्यादा मार्केट में, ये सब रिसर्च ये लोग करते रहते हैं। देन इनिशिएट कैंपेन फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग न्यू नॉलेज। कोई नई चीज आ जाती है तो उसको समाज में हमको देनी है, जिससे कि आदमी क्या हो, सचेत हो, तो उसके लिए कैंपेन चलाते हैं। दे सपोर्ट लेजिस्लेशन, रेगुलेशन एंड पब्लिक पॉलिसी रिलेटेड टू डिजीज प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट। ये सपोर्ट करते हैं, जो कोई कानूनी चीज आ जाती है, रेगुलेशन आ जाते हैं, कोई पॉलिसी आती है डिजीज को लेकर के कि क्या करना है क्या नहीं करना। जैसे कि मान लो सपोज डेंगू चल रहा है ना, तो डेंगू चल रहा है तो वो लोग देखेंगे, या फिर क्या करते हैं, प्रोग्राम चलाते हैं कि भाई पानी नहीं भरा होना चाहिए, घर की साफ सफाई करें, या कोई क्या आ गया, कोई कड़े कानून आ गए हैं, तो उसको लेकर के लोगों को जागरूक करना। दे डेवलप गाइडलाइन एंड क्राइटेरिया फॉर फॉर्मुलरीज। फॉर्मुलरी मतलब जो नेशनल फॉर्मुलरीज हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं ना, NFI, उसके लिए ये लोग गाइडलाइन और क्राइटेरिया प्रोवाइड करवाते हैं या डेवलप करते हैं। दे कोलैबोरेट विद अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल टू डेवलप ट्रीटमेंट गाइडलाइन। दूसरे जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं, डॉक्टर्स वगैरह या रिसर्चर्स होते हैं, उनके साथ मिलकर के एक ट्रीटमेंट कैसा होना चाहिए किसी डिजीज के लिए, उसके बारे में भी ये लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं और गाइडलाइन तैयार करते हैं। दे गिव पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन ड्रग पॉलिसी। ड्रग पॉलिसी के बारे में हम बात कर चुके हैं, ठीक है, उसमें भी इनका रोल रहता है। द पॉलिसी रिगार्डिंग द कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ साइकोएक्टिव सब्सटेंस। यानी कि ड्रग पॉलिसी में ज्यादातर किसको हम लोग कंसिडर करते हैं कि ऐसी दवाइयां जिनको लेकर लोग नशा कर लेते हैं। ड्रग यूज एंड आउटकम एज वेल एज अदर हेल्थ केयर एट कम्युनिटी लेवल। तो ठीक है, ये जब ऐसी जो मतलब सीधी सी बात है, ड्रग पॉलिसी में भी इनका क्या रहता है, इन्फ्लुएंस रहता है। क्यों? क्योंकि दवाइयों का जो नशीली दवाइयां हैं उसका समाज के ऊपर एक बुरा असर पड़ सकता है। इस्टेब्लिश एंड मेंटेन अ वेल क्वालिफाइड फार्मेसी वर्कफोर्स। ठीक है ना, कोशिश करते हैं कि जो फार्मेसी है, जो उनका सिस्टम है चलने का, वो एकदम वेल मेंटेन्ड और प्रॉपर चले। इस्टेब्लिश प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड चेक द प्रोसीजर। जो फार्मेसी है वो स्टैंडर्ड रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से चले और प्रोसीजर सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे उसको चेक करते रहना। दे पार्टिसिपेट इन
दे पार्टिसिपेट इन हेल्थ चेकअप प्रोग्राम, जो हेल्थ चेकअप प्रोग्राम होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं, लाइक डायबिटीज एंड कोलेस्ट्रॉल, ये रूटीन चेकअप चलते रहते हैं शहरों में। दे कॉन्ट्रीब्यूट इन हेल्थ प्रमोशंस एंड एजुकेशन लाइक इम्यूनाइजेशन, प्लानिंग, यूज ऑफ मेडिकेशन, ठीक है ना। जो हेल्थ प्रमोशंस होते हैं, एजुकेशन होते हैं, यानी कि इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण जो होता है बच्चों का, फैमिली प्लानिंग, बच्चों हम दो हमारे दो वाला हिसाब, यूज ऑफ मेडिकेशन, दवाइयों का जो यूज है, ओटीसी दवाइयों का जो यूज है, या कुछ और तरह की दवाइयां जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनको लेकर के ये प्रमोशन करते रहते हैं। दे डेवलप, एवोलेट एंड डॉक्यूमेंट द फार्मास्यूटिकल केयर प्रैक्टिस, फार्मास्यूटिकल केयर प्रैक्टिस है ना, यानी कि दवाइयों को सावधानी से इस्तेमाल करना, ठीक है। और जो दवाइयां डॉक्टर ने दी हैं, ये नहीं कि आपने नीचे रख दी है, किसी कोई बच्चा है उसने उसको खा लिया या पी लिया, तो फार्मास्यूटिकल केयर प्रैक्टिस, इसके बारे में भी ये क्या करते हैं, डेवलप, एवोल्यूट एंड डॉक्यूमेंट, ये करते रहते हैं किस तरीके से फार्मास्यूटिकल केयर प्रैक्टिस की जा सके। दे एवोल्यूट एंड डॉक्यूमेंट द रिसर्च फॉर इम्प्रोवाइजिंग ऑल फार्मास्यूटिकल केयर, ये एवोल्यूट करते हैं, डॉक्यूमेंट बनाते हैं और रिसर्च करते हैं इंप्रूव करने के लिए जितना भी फार्मास्यूटिकल केयर है, ठीक है ना, उसको इंप्रूव करने के लिए ये लोग काम करते रहते हैं। दे डिजाइन एंड रेगुलेट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विद ड्रग स्टोरेज एंड डिस्पोजल, दे डिजाइन एंड रेगुलेट, ये डिजाइन करते हैं और रेगुलेट करते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए, विद ड्रग स्टोरेज, उनको स्टोरेज कैसे करना है, कहां करना है, और उनका डिस्पोजल कैसे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फेंक दिया कचड़े में, ऐसा नहीं होना चाहिए, कचड़े में फेंक दिया, पता किसी जानवर ने खा लिया, उसकी मौत हो सकती है। द फॉर्मुलेटेड एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड क्वालिटी ऑफ मेडिकेशंस, ठीक है, द फॉर्मुलेटेड एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड क्वालिटी, मतलब जो मेडिसिन होनी चाहिए वो गुड क्वालिटी की होनी चाहिए। इनिशिएट इन रिसर्च, अगर कोई रिसर्च होती है तो उसमें ये लोग क्या करते हैं, इनिशिएट करते हैं। तो ये तो थी बातें हमारे किसके बारे में, इंट्रोडक्शन टू सोशल फार्मेसी, कुछ खास नहीं है। एक फार्मासिस्ट, या फिर हम सीधी बात ये कह सकते हैं एक फार्मासिस्ट का समाज के लिए क्या रोल है, बस वही बातें दिमाग में रखेंगे तो इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ खास नहीं है। यहाँ पे 1 मार्क्स क्वेश्चन लाइक भी कुछ खास चीजें नहीं है, यहाँ से तुम्हारे ज्यादातर 2 मार्क्स 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन ही बनते हैं, ठीक है ना। तो ये तो जान लिया हम लोगों ने, तो चलो थोड़ा सा हम और किसके बारे में जान लें, ऐप के बारे में जान लेते हैं। तो अब जान लेते हैं माइंड नर्चर ऐप के बारे में। क्या है ये ऐप, ठीक है ना। YouTube पे आपको केवल क्या मिलता है, लेक्चर और नोट्स, और बाकी चीजें हम YouTube पर आपको प्रोवाइड नहीं करा सकते, कुछ रेस्ट्रिक्शन है, उतना काम नहीं कर सकते। जो मैं मेन प्रैक्टिस कराना चाहता हूं आप लोगों को एग्जिट एग्जाम के लिए, किसके लिए, खासकर एग्जिट एग्जाम के लिए, और जो तुम्हारे एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं किसमें, डी फार्म में, उसके लिए जो मेन तैयारी कराना चाहता हूं मैं, वो आपको इसी ऐप पर मिलेगी, उसको मैं YouTube पे नहीं करा सकता, ठीक है ना। तो जो ऐप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऐप में आपको क्या क्या मिलने वाले हैं, लेक्चर और नोट्स बिल्कुल वही मिलेंगे जो YouTube पर थे, ठीक है। और उसके अलावा 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं उस पैटर्न के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे और उनके आंसर्स मिलेंगे। 1 मार्क्स क्वेश्चन जो तुम्हारे डी फार्म में आते हैं उसमें 10 क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू के और 10 क्वेश्चन होते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। अब ये कहां से कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, कौन से इंपॉर्टेंट फिल द ब्लैंक्स हैं, इसकी तैयारी इस ऐप में जो ये वाला पार्ट होगा एमसीक्यू वाला और फिल द ब्लैंक्स वाला, यहां पर तुमको ढेर सारे क्वेश्चंस मिलेंगे लगाने के लिए, प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना। लाइव क्लास होगी, यानी कि जो चैप्टर्स हमारे यहां पर खत्म होते जाएंगे, मैं एक शेड्यूल जो बना हुआ है उसके हिसाब से लाइव क्लास आता रहूंगा और लाइव क्लास आप लोगों को मिलती रहेगी। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है, रूटीन टेस्ट होने वाला है डी फार्म और एग्जिट एग्जाम के ऊपर बेस्ड। यहां पर क्या होने वाला है, रूटीन टेस्ट। टेस्ट का पैटर्न क्या रहेगा समझ लो। जैसे मान लो चैप्टर नंबर 1 तुम्हारा खत्म हुआ, ठीक है, फिर चैप्टर नंबर तुम्हारा 2 खत्म हो गया, इसका भी टेस्ट हो गया T1, इसका टेस्ट हो गया T2, फिर एक कंबाइंड टेस्ट होगा T1 प्लस T2, यानी कि इन दोनों चैप्टर का मिला करके। फिर मान लो चैप्टर 3 भी खत्म हो गया, फिर एक कंबाइंड टेस्ट होगा T1, मतलब चैप्टर नंबर 1 प्लस 2 प्लस 3, इन तीनों को मिलाकर के एक टेस्ट होगा। ये जो बार बार हम रूटीन में टेस्ट लेते जाएंगे, ऑटोमेटिक तुम्हारी डी फार्म और एग्जिट एग्जाम की तैयारी होती रहेगी। कुछ नहीं करना है, इस ऐप के सिर्फ फायदे ही फायदे हैं, ठीक है ना। ऐप, ठीक है ना, सिर्फ कितने में अवेलेबल है ये ऐप, 1100 में। कितने में अवेलेबल है, 1100 में अवेलेबल है, ठीक है। एक फीस देखी जाए तो महीने का तुमको 92 रुपीज भी नहीं आता है। एक फीस को अगर कंपेयर करें जो आपकी कॉलेज की फीस है उसके कंपैरिजन बहुत ही लो कॉस्ट फीस है इसकी, ठीक है ना। ये रखी इसीलिए गई है ताकि हर बच्चा इसको इजीली अफोर्ड कर सके। और ये सारे बेनिफिट्स
जो आपको इस ऐप में मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो लेक्चर और नोट्स जिनको लगता है कि हमारा लेक्चर नोट्स से काम हो जाएगा, वो लोग यूट्यूब पे आराम से लेक्चर नोट्स मिलते रहेंगे। जिनको लगता है हमें और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, हमें एग्जिट एग्जाम की बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, हमें डीफार्म की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, एमसीक्यू लगाने हैं ढेर सारे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कौन से हैं, इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स क्वेश्चन कौन से हैं, टेस्ट कैसे दिया जाएगा, ये सब तैयारी करने के लिए आपको कहां आना पड़ेगा, माइंड नर्चर ऐप पे आना पड़ेगा, जो कि प्ले स्टोर पे मौजूद है या इस लेक्चर के लिंक में इसका डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है, ठीक है ना। तो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक और नोट्स का लिंक तो रहेगा ही रहेगा, लिखा हुआ है। नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होता है हर लेक्चर के। यूट्यूब पे जितने भी लेक्चर हैं उसके हर लेक्चर पे क्या रहेगा, लिंक दिया हुआ रहता है, किसका, लेक्चर का, ठीक है। और इन सबसे ज्यादा जरूरी बात, रिवीजन करना है। क्या करना है, रिवीजन। बिना रिवीजन के कुछ नहीं होगा, तो रिवीजन करते रहें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।